ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा क्या कि 1665 में रॉबर्ट हुक साहब हैं, 1674 में एंटन वन लीवेनहुक साहब हैं। अब उसके बाद 1674 के बाद 1678 में, किसमें, इन 1678 1678, ठीक है, इन 1678 में एंटन वन लीवेनहुक साहब के द्वारा ही क्या किया गया, स्पर्म्स का खोज किया गया। किसका खोज किया गया, स्पर्म्स। किसका स्टूडेंट्स, स्पर्म्स का खोज किया गया। तो 1665 के बाद 1674, 1674 के बाद 1678 में एंटन वन लीवेनहुक साहब के द्वारा ही, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी डिस्कवर किए हुए थे, उनके द्वारा स्पर्म्स को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, खोज किया गया। और फिर उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पर्म्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि दैट्स द स्पर्म इज ह्यूमन, ये स्पर्म जो है वो डॉग का, ये स्पर्म जो है वो कैट्स का, ये स्पर्म जो है रैबिट्स का है। यानी कि उन्होंने स्पर्म्स का तो डिस्कवर किया ही, उसके बाद आइडेंटिफिकेशंस करना भी उन्होंने क्या किया, शुरू किया कि कौन से स्पर्म्स ह्यूमंस का, कौन से स्पर्म्स कैट्स का, कौन से स्पर्म्स डॉग्स का, कौन से स्पर्म्स किसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने बताया था कि 1665 में रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ सेल के एक्सटर्नल वॉल को ही क्या किया था, सीन किया था। सेल के इंटरनल में कौन से सबस्टेंस कंटेन है, कौन से सबस्टेंस है, उसको उन्होंने सीन नहीं कर पाए। ठीक है, तो सिर्फ सेल का डिस्कवर हुआ 1665 में। 1665 के सेल के डिस्कवर के बाद 1831 में, इन 1831 में एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट, हम आपको बताते चले बॉटनिस्ट जो प्लांट्स में रुचि रखते हो, वह पर्सन व साइंटिस्ट जो प्लांट्स में बहुत अधिक रुचि रखते हो, ठीक है, प्लांट्स के कैटेगरी में क्या करते हो, बहुत अधिक इंटरेस्टेड होते हो, दैट इज कॉल्ड बॉटनिस्ट। तो 1831 में एक स्कॉटिश, एक बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन साहब, किन्होंने क्या, रॉबर्ट ब्राउन साहब, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनेल्स को क्या किया, सीन किया, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस। क्या रखा, न्यूक्लियस। ठीक है, वो भी किस सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। किस सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आपको एक सीक्वेंस के रूप में हम दिखाते चल रहे हैं कि 1665 में क्या हुआ, 1674 में क्या हुआ, 1678 में क्या हुआ, और फिर 1831 में बॉटनिस्ट साहब जो कि रॉबर्ट ब्राउन साहब थे, जिन्होंने प्लांट सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स को सीन किया और उसका नाम उन्होंने आइडेंटिफाई किया, न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस को सबसे पहले कब डिस्कवर किया गया, 1831 में। किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर 1831 के बाद जस्ट इसके 8 साल बाद 1839 में, किसमें, इन 1839 में, ठीक है, जेई पुरकेंजी, ठीक है, 1839 में जेई पुरकेंजी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, इनके द्वारा एक लिविंग फ्लूइड, एक लिविंग सेल का क्या किया गया, डिस्कवर किया गया, एक लिविंग फ्लूइड का डिस्कवर किया गया, और उसका नाम क्या रखा गया, प्रोटोप्लाज्म। क्या रखा गया, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा क्या कि 1831 में स्कॉटिश बॉटनिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन साहब, जिन्होंने न्यूक्लियस को प्लांट सेल के अंदर डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम। जस्ट इसके तुरंत बाद 1839 में जयपुर केंजी साहब के द्वारा एक लिविंग सबस्टेंस ऑफ द सेल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिविंग फ्लूइड्स का खोज किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर 1839 के बाद 1866 में, किसमें, 1866 में, ये कुछ ऐसे टर्म्स थे जिसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आपसे, उसके बाद हम वन बाय वन सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। 1866 in 1866 हैकल हैकल्स, ठीक है स्टूडेंट्स,
हैगल्स साहब के द्वारा, हैगल साहब ने इस चीज को एस्टेब्लिश किया। किसको एस्टेब्लिश किया उन्होंने? तो एक स्टेटमेंट को एस्टेब्लिश किया क्या कि न्यूक्लियस जो है, जिसको रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस ही रेस्पॉन्सिबल होता है। किस चीज का रेस्पॉन्सिबल? तो सेल के अंदर कैरेक्टर्स को स्टोर और ट्रांसमिट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? न्यूक्लियस की। तो इस स्टेटमेंट को किसने डिस्क्राइब किया? 1866 में हैगल साहब ने इस स्टेटमेंट को एस्टैब्लिशमेंट दिया कि न्यूक्लियस वाज द रेस्पॉन्सिबल, न्यूक्लियस इज रेस्पॉन्सिबल for the storing and transmitting of the characters, hereditary characters, and it also involves to transfer the characters from parents to their offspring। यानी कि इससे क्लियर मालूम चलता है कि न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक इंपॉर्टेंस जिसको रोल बोलते हैं, इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल बोलते हैं। न्यूक्लियस ही सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल है किस चीज का? तो हमारे बॉडी के अंदर जो जेनेटिक्स कैरेक्टर्स होते हैं, इन सारे चीज को क्या स्टोर और ट्रांसमिट करने का। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियस को बॉस ऑफ द सेल के नाम से भी क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे, हमने देखा क्या कि सेल के इंट्रोडक्शंस के बारे में, सेल से कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हमने बताया था उसके बारे में, फिर सेल के डिस्कवरी के बारे में एक दो पॉइंट्स हम आपको और बता देना चाहते हैं स्टूडेंट्स की। हमने बोला था क्या कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग बॉडी या ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम आपको एग्जांपल दे देते हैं स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर मसल्स होते हैं ना, मसल्स, तो मसल्स जो जिस सेल से बना हुआ, जिस स्मॉलेस्ट सेल से बना हुआ, उसको स्कारोमेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे शरीर के अंदर जो बोन्स होते हैं, उस वह बोन्स जिस स्मॉलेस्ट यूनिट के मिलने से बने हुए, जिस स्मॉलेस्ट यूनिट, जिस स्मॉलेस्ट सेल के मिलने से बने हुए हैं बोन्स, जिस स्मॉलेस्ट सेल के मिलने से बने हुए उस स्मॉलेस्ट सेल, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम ले लीजिए, ये नर्वस सिस्टम भी जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट, जो स्मॉलेस्ट सेल से, जिस स्मॉलेस्ट यूनिट के मिलने से बना हुआ, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। किस चीज के मिलने से बना हुआ स्टूडेंट्स? जिस सेल, जिस स्मॉलेस्ट यूनिट के मिलने से बना हुआ, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन, जिसको नर्व सेल के नाम से भी क्या करते हैं, कभी कभी हम जानते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने बताया क्या कि हमने देखा क्या कि जो ये होते हैं, ये जितने भी जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो अपने स्मॉलेस्ट सेल के मिलने से बने हुए हैं, पार्शियली हमने कुछ कुछ करके सेपरेट करके आपको दिखाया। जैसे मसल जिस स्मॉलेस्ट सेल, जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से बना हुआ, दैट इज कॉल्ड स्कारोमेटर। बोन जिस स्मॉलेस्ट यूनिट के मिलने से बना हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। नर्वस सिस्टम जिस स्मॉलेस्ट यूनिट के मिलने से, स्मॉलेस्ट सेल के मिलने से बना हुआ, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। तो हमने इन सारे चीज को आपको बताना उचित समझा, क्योंकि हम अगर बोल दें कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ और उसका कुछ एक्सप्लेनेशन ना दे तो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए हमने इस चीज को एक्सप्लेनेशन करना समझा। अब हम समझेंगे कि सेल डिस्कवरी के बाद सेल थ्योरी, सेल डिस्कवरी के बाद जो तीसरा स्टेटमेंट आया वो था सेल थ्योरी। सेल के बारे में कौन कौन सी थ्योरी दी गई, इनके बारे में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डीपली जानेंगे एक्सप्लेन के साथ। सेल थ्योरी,